नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है? साथियों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिव उपाध्याय बायो क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर जो हमारा चल रहा था, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का लास्ट लेक्चर होगा, फाइनल लेक्चर होगा, इस चैप्टर का समापन लेक्चर होगा। समझ में आई बात? अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसका लास्ट लेक्चर जिसका नाम होगा, इसमें बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में देखेंगे और कुछ बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में देखेंगे। यानी ये छोटा सा सेशन है, मुश्किल से 15 या 20 मिनट का ये क्लास होगा, लेकिन बहुत ही जबरदस्त है। वीडियो बिना स्किप के देखेंगे, वीडियो अच्छी भी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, इसको बोलना नहीं है। अब प्रश्न ये हमारा है कि आखिर हम, चैप्टर का नाम क्या था, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी ये माइक्रोब कुछ ऐसा कारनामा कर देंगे जिससे इसका वेलफेयर किसका हो जाएगा, मानव का हो जाएगा। यानी मानव के हित में काम करने वाला प्रोसेस कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, माइक्रोब्स कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि अब माइक्रोब्स को दिखाना है कि तुम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम करते हो। आपको पता है कि पहले के समय हम लोग क्या करते थे, वही अपना पेस्टिसाइड, ऐसे तमाम चीजों को हम लोग यूज करते थे। वेडिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब हम फसल पर डाल देते थे। अब फसल के अंदर कीड़े मकोड़े तो मर जाते थे, लेकिन जिस चीज को आप टारगेट करते थे कि ये मर जाए तो मजा आ जाए, खेत में फसलें अच्छी लग जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, अब क्या हो रहा है भाई साहब, वो तो मर जा रहा है। बदले में हमारे नॉन टारगेट, जिसको मैंने टारगेट नहीं किया था, जिसको मैंने नहीं चाहा था कि हाँ ये मरे कभी, अब जैसे खेत में डाल दे तो केंचुआ उसमें मौजूद है, अर्थवर्म भी मर गया। अब अर्थवर्म वही जो फर्टिलाइजर का काम कर रहा है आपके खेतों में, वो भी चला गया, उसका भी देहांत होने वाला है या हो गया। अब आप बताइए, फसल की प्रोडक्टिविटी जितना आप चाहते थे उससे कई ज्यादा कम हो जाने लगी, तो वो चीजें ना होने को पाए। यानी हम टारगेट को तो मारते थे, एज वेल एज नॉन टारगेट जो माइक्रोब्स होते थे वो भी मर जाते थे। तो ये बड़ा हानिकारक था हमारे लिए। साथ ही साथ पोल्यूशन बहुत तगड़ा हो जाता था, जब पोल्यूशन बढ़ जाता तो हमारा इकोसिस्टम पोल्यूटेड हो जाता था। इन सबको देखते हुए फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने ये सोचा, क्यों ना हम इसी माइक्रोब्स को एज अ बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में करें। बायो कंट्रोल एजेंट्स का मतलब ये हुआ कि हम ऐसे कीड़े मकोड़ों को हम आइडेंटिफाई करेंगे जो जा जा करके उन सारे इंसेक्ट को मार खा लेगा जो हमारे फसल को लॉस करवाने में जिम्मेदार है। चाहे वो लेडी बर्ड हो जो एफिड्स को खा के लेता है, खत्म कर देता है, चाहे वो ड्रैगन फ्लाई हो जो मच्छरों को मार मार के उनको खलास करता है। तो आज हम उन्हीं सारे माइक्रोब्स के विषय में डिस्कस करेंगे जो हमारे फसल को बचाने के लिए या तो उसके शरीर में जाके उसको मारते हैं, या तो उससे लड़कर मारते हैं, या तो उसको मार कर उसको फसल को बचाने का काम करते हैं। सो दिस इज द थ्री प्रोसीजर टू प्रिवेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ द डिजीज इन द प्लांट्स एंड एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑल्सो, राइट? तो देखिए साथियों, चलिए हम लोग शुरू करेंगे। वीडियो बहुत शॉर्ट है लेकिन मजा आने वाला है, स्किप नहीं करना, मैंने पहले भी बताया फिर बता दे रहा हूँ। चलिए, अब आप हेडिंग देख सकते हैं, हेडिंग डालिए अपने नोट्स में और आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर एजेंट्स। आपको पता हो गया होगा कि माइक्रोब्स क्या करता है दोस्तों। सबसे पहले जब हम लोग बात करते थे तो पहले हम लोग क्या करते थे, पेस्टिसाइड यूज करते थे, फिर हमने शुरू किया एंड इंसेक्टिसाइड। अब आप जरा हमको ये बताना, क्या पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड हमने कहाँ पर यूज किया था? देखो, हमने काम तो किया था, इसको हमने यूज किया था, लेकिन यूज करते करते ये चीज काज करने लगा। इससे क्या हुआ, काज पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया, मजा नहीं आने वाला है भाई। पॉल्यूशन बढ़ेगा तो हम लोगों का इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होगा ना। तो ये लोग क्या करना शुरू कर दिए, पॉल्यूशन कर दिए। एंड ये क्या करते थे, एंड ये किल करते थे, किल नॉन टारगेट माइक्रोब्स। अब हमारा आपका इच्छा नहीं था कि हाँ वो मरे, लेकिन वो भी मर गया, मिट्टी में चला गया। यानी हमारी जो सॉइल हो गई वो भी क्या हो गई, सॉइल भी पोल्यूटेड हो जाता था, पोल्यूटेड हुआ। अब पता लगा कि जो भी आपने इस पे क्रॉप बोया था, उस जब क्रॉप पे आपने उस दवा का स्प्रे किया तो वो भी हमारा कैसा हो गया, पोल्यूटेड हो गया। अब आपने उसी क्रॉप जैसे गेहूं पे डाला तो गेहूं को आप कुछ समय बाद खाएंगे तो दाना यानी जो ग्रेन होगा वो ग्रेन क्या है, वो भी पोल्यूटेड है। अब जब ये सब पोल्यूटेड हो गए तो हमारा हेल्थ क्या होगा, अच्छा होगा कि खराब होगा? हेल्थ हमारा नॉट गुड बन जाएगा। और हमारा इन्वायरमेंट कैसा होगा, इन्वायरमेंट इज आल्सो
polluted, is also polluted। क्या मामला समझ में आ रहा है? ये सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेगा अगर आपने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जैसी चीजों का यूज किया, जो कि फसल के अंदर या फसल के पास पाए जाने वाले माइक्रोब से तो बचाता, एज वेल एज बहुत सारा नुकसान भी करता, जो आपके सामने है। तो फिर साइंटिस्टों ने सोचा कि यार कोई ऐसा ट्रिक अपनाओ ना कि फसल के अंदर ये सारे मर भी जाएं और साथ ही साथ फसल का नुकसान ना हो पाए, मानव का नुकसान ना हो पाए, और कोई नॉन टारगेट एनिमल मरे भी ना। इन सब के लिए हम लोगों ने यूज कर दिया बायो कंट्रोल एजेंट। समझ में आया? इसीलिए हमने क्या किया, हमने शुरू किया था पहले के समय में दोस्तों, क्या किया हमने, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी किया। हमने क्या किया? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मर्स, इस पर हमने बिलीव किया, इस पर हमने क्या कर दिया, बिलीव करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो बायोडाइवर्सिटी थे, बायोडाइवर्सिटी जो था, इस बायोडाइवर्सिटी को क्या किया, फर्दर हेल्थ बना दिया। अब आप देखेंगे ये बायोडाइवर्सिटी हमारा हेल्थ हो जाता है, अर्थात हम कह देंगे कि बहुत ज्यादा यानी ऑर्गेनिज्म जो होंगे कैसे हो जाएंगे, मोर ऑर्गेनिज्म इन एन इको सिस्टम, जिससे क्या हो जाएगा, मोर सस्टेनेबल, मोर सस्टेनेबल हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये काफी बेटर होगा। क्या होगा? बेटर होगा, जिससे यूज करने को मिलेगा क्या, बायो कंट्रोल, यानी हम कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना? अब आप सोचिए, बायो कंट्रोल एजेंट हमने शुरू कर दिया भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो अच्छी है ना, उससे क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। दमदार हेल्दी फूड खाओ, हेल्दी पौधे तैयार हो जाएंगे, हेल्दी मिट्टी रहेगी, हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा। किसी भी इकोसिस्टम में जितने ज्यादा डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई पड़ेंगे, जान जाना कि वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बहुत ही सस्टेनेबल है, बहुत ही स्टेबल माना जाता है। समझ में आया ना? अब ये बातें तो समझ में हमको आ गई, क्लियर है यहाँ तक? अब हम आपको कुछ एनिमल्स का नाम बताएंगे, जो एनिमल्स के द्वारा हमको इस प्रकार के देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग इन क्या कहते हैं माइक्रोब्स को खाने में इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में जाने जाते हैं, जिसका नाम तो पहले मैंने बता दिया भाई, लेडी बर्ड है। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल, देखो मैंने कहा ना बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ। जैसे जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पे लेडी बर्ड बेटल, ये जो लेडी बर्ड बीटल है, ये हमारे एक ये सब बायो कंट्रोल एजेंट के नाम है। ठीक है ना? ये किसको खाएगी भैया, तो इसका नाम अभी मैंने आपसे बताया भी था, फिर लिख देता हूँ। ये फीचर यानी इसको किसका काम करेगी, टर्म, तो कहेंगे टू गेट रेड ऑफ एफिड्स, यानी किससे छुटकारा दिला रहे, एफिड्स, यानी आपके पास एफिड्स वगैरह नहीं दिखेंगे। दूसरा अब मैं बताता हूँ, ध्यान से समझते भी रहेंगे। दूसरे में समझेंगे दोस्तों, यानी हम बताएंगे अभी जो ड्रैगन बताया था, ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई किससे मुक्ति दिलाएगा, तो बता देना, टू गेट रेड माने होता है छुटकारा दिलाना, मॉस्किटो, किससे, मॉस्क्विटोस। अब ये मॉस्किटो भी खत्म हो गया। आपके अगल बगल कहीं मॉस्किटो होगा तो तुम तो छोड़ दीजिए किसको, जाओ भैया ड्रैगन फ्लाई, तुम जाओ उनको चपाक चपाक खा लो, और जिससे धाम से खाएगी उनका कहानी साफ हो जाएगा, आपका एनवायरमेंट स्वस्थ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब हम इसमें बात करेंगे एक तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा बात करेंगे। अच्छा, ये तीसरा बात करने से पहले एक चीज मैं और बता देता हूँ। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि ये बायो कंट्रोल एजेंट्स जो हैं कैसे मतलब सेफ करते हैं पौधों को, तो देखो ये सेफ करेंगे तीन मेथड से। कैसे पौधों को सेफ करेंगे बायो कंट्रोल एजेंट, तो सेफ करने का तरीका या सेफ करने का तरीका तीन है। या तो ये लोग क्या करेंगे, या तो इनसाइड बॉडी हो जाएंगे, यानी जिसको मारना है उनके शरीर में घुस जाएंगे और उसको खत्म कर देंगे। ठीक है? ये तो ये ट्रिक है। दूसरा ट्रिक हो जाएगा, या तो उनसे फाइट कर लेंगे। क्या करेंगे, FIGHT, फाइट करके उनको मार देंगे। ठीक है, फाइट कर लिया जाए। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि उनको किल कर दें, किल करके। इन तीनों के द्वारा ये हेल्प करते हैं हमारे जो प्लांट्स होते हैं, इनको सेफ करते हैं।
या सेव करते हैं। इन्हीं तीनों मेथड के माध्यम से ही हमारे बायो कंट्रोल एजेंट हमारे फसल को क्या करते हैं, बचा के रखते हैं, सेव कर लेते हैं। समझ में आई? तो ये दो हो गया, लेडी बर्ड का, ड्रैगन फ्लाई का। अब हम तीसरा इसमें समझने वाले हैं बैसिलस थूरिनजेनेसिस के द्वारा, यानी बीटी क्या करेगा। तो चलिए पहले इसका सॉल्व लीजिए, फिर बताता हूँ। चलिए भैया, अब इसमें देखेंगे तीसरा वाला, जिसका नाम है बैसिलस थूरिनजेनेसिस। अब आप देखेंगे ये कैसा मतलब बायो कंट्रोल एजेंट है। आपको पता होगा कि बैसिलस थूरिनजेनेसिस के अंदर दोस्तों क्या होता है, एक होता है जीन, जिस जीन का नाम है बीटी जीन। बीटी जीन यानी कि बीटी जीन के द्वारा एक निकलता है क्या, क्राई प्रोटीन, एक प्रोटीन तैयार होता है। यही क्राई प्रोटीन क्या करता है, एक टॉक्सिक रिलीज करता है, जो एक प्रकार से घातक होता है उन सभी इंसेक्ट के लिए जो फसल को क्या करते हैं, खाते हैं। खासतौर पे इसका अलग अलग पौधों में यूज किया जा चुका है, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कॉटन हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं कॉर्न में किया गया है। इन सब पौधों में अगर हम इसको स्प्रे कर दें या इसको इंट्रोड्यूस कर दें इस जीन को, तो फाइनली हमारा पौधा तमाम प्रकार के इंसेक्टों से बच जाता है। कोई खाएगा ही नहीं, जो खाएगा अपने मर जाएगा वो, यानी पौधा हमारा सुरक्षित रहेगा और प्रोडक्टिविटी उसकी क्या होगी, बड़ी तगड़ी होगी। अब प्रश्न यहाँ पे ये है कि भैया ये मदद कैसे करते हैं, तो देखा, कंट्रोल करता है बटरफ्लाई और कैटरपिलर नामक जो डिजीज, यानी जो खाने वाले हैं, जो नुकसान करने वाले फसल को, उनको मार देता है। क्योंकि यही बीटी जिन क्या होता है, ये अवेलेबल होता है एज अ ड्राई स्पोर टू बी द मिक्स द वाटर एंड द स्प्रे ऑन द वल्नरेबल प्लांट्स लाइक ब्रेसिका पर, फ्रूट्स पर, और वेयर द ईटन बाय इंसेक्ट। ये कह रहा है कि हम इस बीटी जीन को, यानी जिसके अंदर क्राई प्रोटीन है, इसको पानी के साथ मिला देते हैं। ठीक है, आपने घोल बना दिया। जैसे घोल बनाएंगे, आप पिट्ठू पे एक बैग टांगे ऐसे किसानों की तरह, और पाइप ऐसे लगे, ऐसे घुमाओ उसको, पूरे फसल पे क्या करोगे, ऐसे ऐसे करते हो ना। इससे क्या होता है, आप उन सभी मूल्यवान पौधों पर स्प्रे करते हैं, चाहे वो ब्रिस्का हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे कॉटन हो, या चाहे अलग अलग प्लांट्स हो। जैसे आपने उसको स्प्रे किया दोस्तों, आप देखेंगे अब कोई बात नहीं, अब आराम से बैठ कर तुम तमाशा देखो। चलो मानो कह दो कटर बेटा तुम जाओ खा लो, तो जरा जाओ, चले जाओ जरा, हमारा कॉटन का फसल लगा है और कटर जाओ तुम खा के आओ। ये आएंगे बड़े चाव से, उनको तो लगेगा वाह, आप तो फिर खाएंगे, किसान है नहीं। ये खाकर चले जाएंगे। आपने ऑलरेडी स्प्रे कर चुके हैं इस बीटी क्राइजिन को, क्राई प्रोटीन को पानी के साथ। जैसे वो खाएगा दोस्तों, आपको पता होगा यही क्राई क्या करता है, क्राई प्रोटीन एक टॉक्सिक रिलीज करता है। जैसे वो इंसेक्ट खाएगा, उसके गट में जैसे जाएगा, गट का पीएच होता है अल्कलाइन, और जैसे अल्कलाइन पीएच के होने के साथ वही हमारा क्राई प्रोटीन में जो टॉक्सिक था, जो कि बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है, अब जब इंसेक्ट खाएगा तो उसके गट का पीएच बढ़ जाता है, पीएच की वजह से, अल्कलाइन पीएच की वजह से वही हमारा टॉक्सिक एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे वो एक्टिवेट हो जाता है, तो गट की जो इपिथेलियम लेयर होती है वो स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, पोरस हो जाती है, छिद्रित। अब जब ये सारा प्रोग्राम उसके एपिथेलियल सेल में हो गया गट में, तो फाइनली जाहिर सी बात है, तो ब्लास्ट हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, खत्म कहानी उसकी। ये है प्रोसेस। तो देखिए बायो कंट्रोल एजेंट किस तरह मदद कर रहा है फसल को सेव करने में। समझ में आई बात? अगला देखेंगे, इसमें दिया है ट्राइकोडर्मा। आप जानते हैं एक फंगस है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या करता है, ये सीन किया जाता है जो रूट ऑफ इकोसिस्टम्स जो होते हैं, उसी रूट के इकोसिस्टम्स में पाए जाते हैं, जो कंट्रोल करते हैं बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स को पैथोजन से। ये प्रेजेंट होता है लगभग फ्रीली होते हैं रूट में, इकोसिस्टम, रूट इकोसिस्टम्स के उसमें फ्रीली अवस्था में पाए जाते हैं, जो अलग अलग पैथोजन से, अलग अलग डिजीज से पौधे को क्या करते हैं, बचाने का काम करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें बकोलो वायरस। बकोलो वायरस जान लीजिए कि एक ऐसा वायरस है जिसके जीनस का नाम क्या है, देखो, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस एक जीनस है, इसी जीनस से ये हमारा बिलोंग करता है, जिसका नाम है बकोलो वायरस। ये बड़ा खतरनाक ये भी है। देखो ये काम क्या करेगा, तो ये क्या करता, अटैक करता है इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा और इंसेक्ट को ये मारने में मदद करता है, जिससे फसल को ये लोग नुकसान ना कर पाए। क्या होता है, यूज करते हैं ये लोग एक नैरो स्पेक्ट्रम का माध्यम से इसको मदद कर लेते हैं। फसल को बचाना है तो ये लोग नैरो स्पेक्ट्रम यूज करेंगे, और यही नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है, हर स्पीसीज में स्पेसिफिक हो जाता है। अगर गेहूं के फसल को बचाना है तो उस स्पीसीज में इसका जो स्पेक्ट्रम होगा स्पेसिफिक दूसरे टाइप का होगा। धान को बचाना है, यानी स्पीसीज बदल गई और राजा सटाइबा का ही है, तो वहां पर इसका जो स्पीसीज जो होगा, स्पीसीज के चेंजेस पर ही स्पेसिफिक टाइप के स्पेक्ट्रम को रिलीज करता है, जिससे हमारे फसल को आसानी से बचाया जा सके और उन सभी माइक्रोब्स या इंसेक्ट को आसानी से क्या कर सके, मारा जा सके। क्लियर है बात यहाँ तक? इतनी बातें होंगी। अब हम बात करेंगे आईपीएम की, बात करेंगे जो इंटीग्रेटेड की बात करता है। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताया जाए।
चलिए साथियों, अगला है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। नाम ही से क्लियर है कि इंटीग्रेट होना, यानी बायोलॉजिकल, केमिकल और जो कल्चरल, ऐसे सभी चीजों को हम यूज करके, इंटीग्रेट कर करके हम क्या करते हैं कि पेस्ट से मदद करते हैं। समझ में आया? यानी पेस्ट से अपने फसल को बचाना है तो हम आईपीएम का यूज करते हैं, जिससे फसलों की जितना ज्यादा से मतलब कह सकते हैं ग्रोथ हो सके उसको करवाते हैं, साथ ही साथ नुकसान को जीरो लेवल पर ला देते हैं। शॉर्ट फॉर्म आईपीएम। समझ में आए? यही दो बात जो बताया, इसमें बस इतना कुछ है नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो देख लो। बता दीजिएगा कि ये इन्वॉल्व होता है किससे? इन्वॉल्व्स बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड एंड कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड जो क्या करता है? टू कंट्रोल पेट्स। कहाँ पर? इन एग्रीकल्चरल, टू एग्रीकल्चरल लैंड, यानी जितने भी एग्रीकल्चर करने वाले लैंड्स हैं उस पर ये बायोलॉजिकल, केमिकल और कल्चरल ये लोग रोकते हैं और फसल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने में बहुत ही कम नुकसान करवाने देते हैं, यानी लगभग जीरो कर देते हैं। ठीक है ना? ये है क्या? तो बता दीजिए कि यह एक इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया माना जाता है, जिसमें क्या होता है भैया? इट्स क्रूशियल टू किल, क्रूशियल टू किल द, किसको मारेगा ये? जो हार्मफुल यहाँ पर पेस्ट होते हैं, ओनली। ठीक है ना? एंड हियर, हियर यहाँ पर भी वही नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम होगा जो कि बायो कंट्रोल, बायो कंट्रोल मेथड्स कम्स इनटू प्ले। यहाँ पर वही सिस्टम होगा और जिसमें हम समझेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो आईपीएम का डेफिनेशन भी है और बहुत सारी बातें इसी में छिपी हुई है। ठीक है, अब हम एक दो चार पॉइंट बचा है जिसमें बायो फर्टिलाइजर देखेंगे, जिसमें अजोला वगैरह आएगा और आपको ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह आएगा, जो कि फसल में उसकी प्रोडक्टिविटी को यानी बाहर से नाइट्रोजन को फिक्स करने में, यानी कुल मिला के ओवरऑल फसल को बेहतर बनाने के लिए जितनी भी चीजें मदद हो सकती हैं उन्हीं का हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे माइक्रोब्स यूज करेंगे, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, जितने लेगुमिनस फसल होते हैं, जो कोई दलहन फसल होती है, उनकी जड़ों में ये पड़े रहते हैं, नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, है ना? तो ये तमाम चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर एक लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम बहुत ही छोटा सा समझेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लें। चलिए भैया, अब इसमें देखेंगे, चाहे वो आपका स्पर्जिलस हो, चाहे वो राइजोबियम बैक्टीरिया हो, चाहे अजाटोबैक्टर हो, चाहे ब्लू ग्रीन एलगी हो, ये हम कह सकते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इनरिच न्यूट्रिएंट को क्रिएट कर दे, बना दे सॉइल में। जब कोई फसल इसमें लगाएं तो फसल की ग्रोथ जबरदस्त तरीके से हो जाए। एक ऐसे देखो, एक ऐसा दिमाग लगाइए, आप एक ऐसा फसल बोइए, दो फसल दो अलग अलग खेत में बोइए, एक में आप जरा फर्टिलाइजर डाल दीजिए और एक में कुछ मत डालो। जब फसल कटेगा तो दोनों में सबसे जबरदस्त दाना अनाज किसमें निकलेगा, यानी प्रोडक्टिविटी किसकी अच्छी होगी? जिसमें आप खाद डालेंगे ना। क्योंकि वही तो करना है, खाद डाल करके, फर्टिलाइजर डाल करके, यानी हम ऐसे माइक्रोब्स को यूज करें जो हमारे सॉइल में इनरिच न्यूट्रिएंट आप यूज कर सके, इनरिच न्यूट्रिएंट खेतों में दे सके और फसल अच्छे से चल सके, है ना? जैसे अजोला राइस के खेतों में जबरदस्त तरीके का होता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, फर्टिलाइजर देता है, कितना काम करता है, माइक्रोब ही तो है ना। तो ये सब चीजें मिल करके किस तरह से बेहतरीन तरीके से अनाज को बेहतरीन तरीके से ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उन्हीं चीजों को हम लोग इसमें समझेंगे। चलिए, मुश्किल से 4-6 पॉइंट है इसमें, देखिए खत्म करिए इसको। सिंपल बताइए बेटा, इसमें क्या बताएंगे कि बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं, बायो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, हम बता सकते हैं क्या कि बायो फर्टिलाइजर्स हम बताएंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें क्या होता है, जो क्या करते हैं, एनरिच न्यूट्रिएंट, एनरिच न्यूट्रिएंट्स किसमें? इन सॉइल,
जो मिट्टी में बहुत तगड़ा सॉइल क्रिएट करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, नाम भी बता देता हूँ। देखो, बैक्टीरिया है, फंजाई है, साइनोबैक्टीरिया है। इसी साइनोबैक्टीरिया का नाम बाबू क्या है, बीजीए। अब इतना मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, समझ लीजिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी नाम है इसका, ठीक है ना। ये बीजीए हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ जो बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। देखो, बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में जैसे मैं बताऊंगा यहाँ पर, राइजोबियम बैक्टीरिया, बहुत ही फेमस नाम है। दूसरा अगर मैं यहाँ बता दूँ कि देखो, एजो स्पाइलम, एजो स्पाइलम कहो या एजाटो बैक्टर, है ना, एजाटो बैक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरा एक और बनाइए इसमें, साइनो बैक्टीरिया, ब्रेकर में लिखो बीजीए, अभी बताया मैंने, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें आपको समझना है। तो ये लोग मदद करेंगे कैसे, देखो, ये सब बायो फर्टिलाइजर है जो बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में तो नहीं है, लेकिन ये फसल को बेहतर तरीके से ग्रो करने में मदद करता है। अभी मैंने आपसे बताया था राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ होता है बाबू, जितने भी लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनके कहाँ पर ये होता है। देखो, ये कहाँ पर एसोसिएट होता है, तो बताइए इसको, जो लेगुमिनस जो प्लांट होता है इनका जो, जैसे ब्रेकर में चाहो तो बता दो, जैसे मटर है, पी है ना, जैसे बीन है, जैसे पल्सेस होते हैं, पल्स जो दाल वगैरह होते हैं ना, इनके रूट नोड्यूल में होते हैं, रूट नोड्यूल, जिससे क्या करते हैं लोग, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन अगर दलहनी पौधों को चाहिए तो उनके जड़ों में देखिएगा तो छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं, जिसको रूट नोड्यूल कहते हैं। उसी में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो वहीं पर एसोसिएट होता है और नाइट्रोजन फिक्स करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, पौधा उसको रहने का जगह दे देता है, सिम्बियोटिक रिलेशन बना रखा है। तो मेरे हिसाब से राइजोबियम वाला क्लियर हो गया। अब देखेंगे एजोस्पाइरलम क्या करता है, तो इसमें बताएंगे बाबू, ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं ये। और फ्री लिविंग ये बैक्टीरियम तो है, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, इन सॉइल। कहाँ पर, इन सॉइल, दैट फिक्स, जो क्या करते हैं, दैट फिक्स हायर हायर सॉरी, यस, इधर को, दैट फिक्स द नाइट्रोजन। क्या मामला है, तो समझ आया। चलिए, अब इसमें हम बात करते हैं बाबू साइनोबैक्टीरिया का। देखो, साइनोबैक्टीरिया में सीधा बता दीजिए क्या बताएंगे। देखो, इसमें तो सबसे पहले यही जान लीजिए कि ये इसमें होता है, एक होता है अजोला। अभी मैंने आपसे बताया था अजोला, जो क्या करता है, ये इंक्रीज करता है सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी कहाँ पर, और सर्व करता है एज अ बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर्स कहाँ पर, इन पैडी फील्ड। क्या पैडी फील्ड समझ पाते हो, जहाँ चावल की खेती होती है वहां पर अजोला नामक का ये चीज हमारा वहां पर ज्यादा पाया जाता है, जिससे वहां खेतों में अच्छी से उर्वरकता मिल सके, फर्टिलाइजर बेहतर तरीके से मिल सके। ये क्या काम करते हैं तो इसमें बता देंगे। ये जो होता है, इसको यहाँ डैश करके लिखिए, बताइए इसमें कि ये ऑटोट्रॉफिक होता है। बीजे कैसा, ये ऑटोट्रॉफिक होता है, जो क्या करता है बेटा, नाइट्रोजन का फिक्सर होता है, फिक्स करता है। ये यूजुअली क्या होते हैं, फ्री लिविंग, फ्री लिविंग होते हैं। जैसे पूछेगा कौन सा फ्री लिविंग, तो एनाबीना, एनाबीना, नॉस्टॉक, एक और बताइए ऑसिलेटोरिया। क्या होता है भैया, ऑसिलेटोरिया। ये जितने भी चीजें लिखा है मैंने, ये देखो, एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये ऐसे हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो क्या होते हैं, फ्री अवस्था में होते हैं, और ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से ला करके उस खेत में फसल को देने का काम करते हैं। एजोला चाचा जो है, स्पेशली ये इंक्रीज करते हैं फर्टिलाइजर धान के खेतों में। समझ में आ गया। एक मुझे याद आ रहा है, एक कोई छूट रहा है थोड़ा सा, कौन सा है इसमें, देखिए इसमें ये तीन तो हो ही गए आपके,
बायो फर्टिलाइजर में राइजोबियम हो गया, जो स्पाइरुलम है, जो वेक्टर है, साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन लगी, एक माइकोराइजा। हाँ ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा, इसको बना लीजिए चौथा पॉइंट। माइकोराइजा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फंजाई, फंजाई समझे इसको, क्या काम करता है देखो, सिंपल बताइए कि भाई साहब तुम हो क्या, तो इसमें आता है आपका एक फंजाई। फंजाई का नाम अगर पूछेगा कौन सा फंजाई, तो लाइक द ग्लोमस, क्या नाम है इसका, ग्लोमस। ये किसके साथ एसोसिएट करता है, एसोसिएट विथ रूट ऑफ हायर प्लांट्स। ये बहुत बड़े बड़े पौधों के जड़ों के साथ इनका एक एसोसिएशन होता है, दोस्ती होती है, और दोस्ती बरकरार रख करके उसको भी ये कुछ ना कुछ काम देते रहते हैं, नाइट्रोजन वगैरह फिक्स करते हैं, जिससे पौधा हमारा अच्छे से ग्रो करता रहे। तो इसमें जान लीजिएगा कि माइकोराजा का जो फंजाई है, उस फंजाई के कौन सा स्पीसीज है, तो उसका नाम जरूर रख लीजिएगा, ग्लोमस। मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लोमस, आप ध्यान दीजिएगा। क्या नाम है बाबू, ग्लोमस, रट डालिएगा इसको सबको, ग्लोमस। तो ये हमारा इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समाप्त कर लिया है। लगभग 5 लेक्चर हुआ है, और आई होप कि मज़ा आया होगा आपको। और आज हमारा फाइनल लेक्चर था। आप लोगों का सपोर्ट दोस्तों मिल रहा है, मिलता रहेगा, उम्मीद है। बाकी मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और इस प्रकार से चैप्टर हमारा हुआ समाप्त। अब आपकी जिम्मेदारी है कि बढ़िया से नोट्स बनाइए, अच्छे तरीके से रिविजन करते रहिए। बाकी अब हम इसमें हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाला शुरू होगा कल से, तो कल हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का। और उसके बाद जैसे ही हमारा ख़त्म हो जाएगा नवंबर तक, फिर हम वन शॉट शुरू कर देंगे, जिसमें सारे चैप्टर्स को मात्र 55 से 60 मिनट के अंदर एक एक चैप्टर को उड़ाते रहेंगे, ज़बरदस्त तरीके से पूरा का पूरा समराइज कर देंगे 1 घंटे के अंदर ही, और चैप्टर आपका समाप्त हो जाए। यानी कि अभी तक जो भी नहीं पढ़े होंगे, अगर इस वीडियोस को अगर आप देख लेंगे एग्जाम से पहले कि 2 महीना पहले, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें बहुत ज़बरदस्त स्कोर तब भी कर सकते हैं। और जो पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो रामबाण हो जाएगा, दोहरी तीसरी बार रिविजन हो जाएगा, और पूरी चीज़ें दिमाग में एक बार फिट हो जाएगी। समझ में आई? तो चलिए इसके शॉट लीजिए, बाकी मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।